गुड आफ्टरनून एवरीवन। आचार्य चाणक्य हाई सेकेंडरी स्कूल द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेस में मैं जया मिश्रा आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 24 द राइज ऑफ द सिख एंड मराठा पावर। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ड्यू टू द रिजिड रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब देयर वर मैनी आर्म्ड रिबेलियंस अगेंस्ट हिम। The most powerful and well-organized revolts among them were of that Sikhs and the Marathas. There were many causes for the rise of the Sikhs and Maratha power. तो अब हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों के परिणाम स्वरूप कुछ सशक्त विरोध उठ खड़े हुए थे। इनमें सबसे अधिक सुदृढ़ विरोध सिखों और मराठों के उत्कर्ष के रूप में सामने आया। साथ ही सिखों तथा मराठों के उत्कर्ष के लिए और भी कई कारण उत्तरदायी थे। द राइज ऑफ द सिख्स। गुरु नानक वॉज द founder of the Sikh faith. He was born at village Talwandi near Lahore in AD 1469. After attaining spiritual regeneration, he began to preach and spread his message. He had a large number of followers who came to be known as Sikhs. Guru Nanak is considered to be the first Guru of the Sikhs. The fourth Guru of the Sikhs, Guru Ramdas, 1575 to 1581, acquired land from Emperor Akbar and established the city of Ramdaspur and also built two lakes, Santosh Shar and Amritsar. सिख धर्म के जो फाउंडर थे वो गुरु नानक देव जी थे। उनका जन्म लाहौर के निकट तलवंडी ग्राम में 1469 AD में हुआ था। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे धार्मिक उपदेश देने लगे। पंजाब में उनके सिद्धांतों के अनुयायियों का एक संप्रदाय बना जो सिख शिष्य संप्रदाय के नाम से विख्यात हुआ। गुरु नानक को सिखों का प्रथम गुरु माना जाता है। सिखों के चौथे गुरु रामदास 1575 टू 1581 AD सम्राट अकबर से भूमि लेकर रामदासपुर बसाया और संतोष सर व अमृतसर नामक दो तालाब निर्मित किए। The fifth Guru Arjan Dev 1581 to 1606 was accused by Jahangir for helping his son Khusro in the revolt against him and was killed. The martyrdom of Guru Arjan Dev spread the feeling of disgust among the Sikhs. The confrontation and martyrdom of the Gurus transformed the Sikhs into a military brotherhood. The teachings of the Gurus were compiled and are known as Guru Granth Sahib, which is the holy book of the Sikhs. तो मुगल पाँचवें गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 AD पर मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता देने का आरोप लगाया और उनका वध करवा दिया। अर्जुन देव के बलिदान ने सिखों में रोष उत्पन्न कर दिया। उनमें एक नवीन चेतना का संचार हुआ जिसने उन्हें सुदृढ़ संगठित शस्त्रधारी बना दिया। पूर्व के सभी गुरुओं के उपदेश का संकलन करके उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया जो सिखों का पवित्र ग्रंथ या होली बुक माना जाता है। The sixth Guru, Hargobind 1606 to 1645, took up sword, adorned military attire and started training his followers into a martial sect. Instead of expecting offerings in cash, he started accepting horses and arms. He asked all the Sikhs to keep arms. The ninth Guru of the Sikhs was Tez Bahadur 1664 to 1675, about whom you have studied earlier. तो सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 AD ने राजकीय चिन्ह और सैनिक वेशभूषा धारण की। उन्होंने सिखों से नगद भेंट के स्थान पर घोड़ों और शस्त्रों की भेंट लेना प्रारंभ किया। समस्त सिखों को शस्त्र रखने को कहा। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर 1664-1675 AD थे जिनके विषय में हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। गुरु तेग बहादुर सन गुरु गोविंद सिंह 1675 to 1708 was the 10th Guru. He transformed the Sikh into a separate community and named them Khalsa. He prescribed the 5K, Kada, Kripan, Kesh, Kacha and Kangha for the Sikhs. He transformed the Sikh into a more powerful military organization. This community became a threat for the Mughal power in Punjab. The Guru kept on his fight against injustice, oppression and religious intolerance throughout his life. गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। इन्होंने सिख संप्रदाय को खालसा का नाम देकर एक पृथक समूह का निर्माण किया। उन्होंने प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा व कड़ा रखने के आदेश दिए। उन्होंने सिख समुदाय को एक शक्तिशाली संगठन के रूप में बदल दिया। यह समूह पंजाब में मुगलों की सत्ता के लिए खतरा बन गया। फिर भी वे जीवन भर धार्मिक अत्याचारों और धर्मांधता की नीति के विरुद्ध संघर्ष करते रहे।
After the death of Guru Gobind Singh, the leadership passed into the hands of his able disciple and great general Band Bahadur. He organized a large number of Sikhs and captured Sirhind and the regions between the Satluj and the Yamuna. During the reign of Farooq Siyar, the successor of Aurangzeb, Band Bahadur was tortured to death. बंदा's followers called him सच्चा पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह की डेथ के बाद बंदा बहादुर ने नेतृत्व संभाला। संगठित सिखों ने सरहिंद तथा सतलज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर को यातना देकर मरवा डाला। सिख अनुयायियों ने उन्हें सच्चा पातशाह की उपाधि दी। The people of the adjoining areas of Punjab embraced the teachings of Guru Nanak and Guru Gobind Singh. In this way, the Sikhs started organizing themselves into a Sikh state. The disorder and confusion in the Punjab after the invasion of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali helped the rise of the Sikh power to a great extent. गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं को पंजाब व सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों ने आत्मसात कर लिया। इस प्रकार सिखों ने अपने आप को सिख राज्य के रूप में संगठित करना प्रारंभ कर दिया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के बाद पंजाब की अशांति और अव्यवस्था ने सिखों के उत्थान में सहायता की। इन AD 1764 the Sikhs assembled at Amritsar and struck the first coins of pure silver with legends of Deg, Teg and Fateh. This was the first proclamation of Sikh sovereignty in the Punjab. They organized themselves into 12 missals. Military brotherhood with democratized setup and controlled the regions of Punjab. By combining these missiles, Ranjit Singh established the powerful Sikh Empire in the 18th century. 1764 में सिख अमृतसर में एकत्र हुए और देग तेग फतेह चिन्ह वाले इस चांदी के सिक्के जारी किए। ये पंजाब में सिख संप्रदाय के प्रथम घोषणा थी। उन्होंने अपने आप को 12 मिसलों लोकतांत्रिक आधार पर गठित सैनिक भातृत्व में संगठित कर पंजाब पर सत्ता स्थापित की। इन्हीं मिसलों को एकत्रित करके 18वीं शताब्दी के अंत में रणजीत सिंह ने शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना की। द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन वॉज गुरु नानक। सिख धर्म के प्रणेता गुरु नानक थे। द गुरु ग्रंथ साहिब द होली बुक ऑफ द सिख वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 5th गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु अर्जुन देव के समय में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया। द 10th गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज्ड द सिख इनटू स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ग्रुप। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सशस्त्र सैनिक समूह के रूप में संगठित किया। The rise of the Maratha power. The Marathas started becoming a political power in the 17th century. Most part of Maharashtra was under the control of Nizam Shahi of Ahmednagar and Adil Shah of Bijapur. The Marathas worked on small posts like Kiledar, Hisabanis and Karkon in South India. In the Konan region of the Portuguese were becoming powerful. Due to the regular conflicts among these powers, the life of the people of Maharashtra became insecure and unstable. एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मराठों का उदय 17वीं शताब्दी में हुआ। इस समय महाराष्ट्र का अधिकांश भाग अहमदनगर के निज़ाम शाही और बीजापुर के आदिल शाही के आधिपत्य में था। मराठे दक्षिण भारत के राज्यों में किलेदार, हिशेबनीस, कारकून आदि अनेक छोटे छोटे पद पर कार्य करते थे। कोंकण के प्रदेश में सिद्दी व पुर्तगालियों की समुद्री शक्ति बढ़ी हुई थी। इन सभी सत्ताओं में निरंतर चलने वाले संघर्षों के कारण महाराष्ट्र में जनजीवन असुरक्षित तथा अस्थिर था। Chhatrapati Shivaji 1627 to 1680 AD. The Maratha power reached its height of glory under the leadership of the great general Shivaji. Chhatrapati Shivaji was born in 1627 AD, but some historians believe that he was born in 1630 AD. His father Shahaji Bhosle was a chief at the court of Bijapur ruler. He got military and administrative training under the care of Dadaji Kondadev of Pune. Shivaji was also much influenced by the religious sentiments of his mother from his childhood. She taught him to be independent and instilled inspiration and determination in him to defend his people and his country. Samarth Ramdas was Shivaji's guru who inspired him to establish a Hindu empire. मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले महान सेना नायक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 AD में हुआ, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म 1630 AD में हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर शासक के अधीन एक प्रमुख सरदार थे। बचपन से ही शिवाजी के जीवन पर माता जीजाबाई तथा शिक्षक दादाजी कोंडदेव का बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने शिवाजी को स्वतंत्रता और सदाचार की शिक्षा दी। धर्म की रक्षा के लिए स्वराज्य स्थापना के कार्य को उन्होंने निरंतर प्रोत्साहन दिया।
समर्थ नामदास शिवाजी के गुरु थे। उन्होंने शिवाजी को हिंदवी राज्य मतलब हिंदू पदशाही स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। एट अ वेरी यंग एज विद द एम ऑफ कैप्चरिंग द फोर्ट्स विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ आदिल शाह ही कैरिड आउट रेड्स। फॉर दिस ही फॉलोड द गुरेला वॉर टैक्टिक्स। Some Adil Shahi Marathas opposed this move of Shivaji, the chief among them being More of Javali. He refused to accept the overlordship of Shivaji. Therefore, Shivaji captured Javali. He wanted to establish a Hindu kingdom in India. युवावस्था में ही स्वराज्य की स्थापना के उद्देश्य को लेकर शिवाजी ने आदिल शाह के अधिकार में जो किले जीते थे उन्हें जीतने का कार्य प्रारंभ किया। इस कार्य के लिए उन्होंने छापामार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। शिवाजी के इस कार्य का कुछ आदिल शाही मराठा सरदारों ने विरोध किया, जिनमें जावली के मोरे प्रमुख थे। उन्होंने शिवाजी के प्रभुत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप शिवाजी ने जावली पर अधिकार कर लिया। वे भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। विक्ट्री ओवर कोंकण। ये कोंकण इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। शिवाजी अटैक्ड एंड कैप्चर्ड इट। ही ऑल्सो कैप्चर्ड द फोर्ट्स ऑफ भिवंडी एंड कल्याणी। ये प्रदेश पश्चिमी समुद्र किनारे पर स्थित है। शिवाजी ने इस पर आक्रमण किया और कल्याणी तथा भिवंडी के दुर्ग पर अपना जो प्रभुत्व था वो स्थापित कर लिया। स्ट्रगल विद बीजापुर। द सुल्तान ऑफ बीजापुर वॉज स्केयर्ड ऑफ द विक्ट्रीज ऑफ शिवाजी। ही सेंट हिज जनरल अफजल शाह खान टू कैप्चर शिवाजी डेड और अलाइव। Afzal Khan plotted to kill Shivaji, but Shivaji came to know about his plan and killed him in order to save his own life. शिवाजी के विजय अभियान से बीजापुर का सुल्तान भयभीत हो गया। शिवाजी को दरबार में जीवित या मृत किसी भी रूप में उपस्थित करने का कार्य सेनापति अफजल खान को सौंपा गया। अफजल खान ने शिवाजी को षड्यंत्र से मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी को षड्यंत्र के बारे में पता चल गया और अपनी रक्षा के लिए उन्होंने अफजल खान का वध कर दिया। शिवाजी's conflicts with the Mughals. Aurangzeb was worried by the increasing power of Shivaji and decided to suppress it. He appointed Shaista Khan as the Subedar of Deccan. Shaista Khan captured Pune. However, Shivaji very cleverly outwitted him. The fingers of Shaista Khan were chopped in the encounter, but he escaped with his lives. इसके बाद औरंगज़ेब शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित हुआ और उनका दमन करने का निश्चय किया। उसने शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खान ने पूना पर कब्जा कर लिया। शिवाजी ने बड़ी चतुराई से शाइस्ता खान को मात दी। शिवाजी के आक्रमण से शाइस्ता खान की अंगुलियां कट गईं। उसे जान बचाकर भागना पड़ा। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। आफ्टर द फेलियर ऑफ शाइस्ता खान, औरंगज़ेब सेंट राजा जयसिंह ऑफ अंबर टू कैप्चर शिवाजी एंड ऑल्सो सेंट अ लार्ज आर्मी विद दिलेर Khan to assist Jai Singh. The Mughal forces besieged the Purandar fort to save his empire from destruction. Shivaji signed the Treaty of Purandar. He surrendered 23 forts to the Mughals. पुरंदर की जो ट्रीटी हुई थी उसके बारे में बताया गया है आपको। शाइस्ता खान की असफलता के बाद औरंगज़ेब ने शिवाजी के दमन करने का कार्य राजा जय सिंह को सौंपा तथा दिलेर खां को विशाल सेना के साथ उसकी सहायता के लिए भेजा। मुगल सेना ने पुरंदर को घेर लिया। अपने प्रदेश को हानियों से बचाने के लिए शिवाजी ने राजा जय सिंह से पुरंदर की संधि कर ली। उन्होंने अपने 23 जो किले थे वो मुगल बादशाह को सौंप दिए। Jai persuaded Shivaji to visit Agra and meet Aurangzeb. Shivaji's intention to visit Agra was to take stock of the power and resources of the Mughals. At Agra, Shivaji was not treated properly and he left the court in anger. Aurangzeb took it as an insult and arrested Shivaji. After 3 months, Shivaji escaped from the jail in a fruit basket. आगरा इसके बाद क्या होता है ये उन्होंने अपने 23 फोर्ट्स उनको सौंप दिए और जय सिंह ने शिवाजी को आगरा जाने और सम्राट से भेंट करने के लिए राज़ी कर लिया। शिवाजी का आगरा जाने का मेन मोटिव ये था कि औरंगज़ेब की सत्ता, शक्ति और साधनों की वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगज़ेब के दरबार में पहुँचे। दरबार में अपने प्रति अपमानजनक व्यवहार से शिवाजी क्रोधित होकर दरबार छोड़कर चले गए। औरंगज़ेब ने इसे अपना समझा और शिवाजी को बंदी बना लिया। 3 महीने बाद शिवाजी बंदी गृह से एक तरीके से जो फल की टोकरी जो थी उसमें छिपकर सफलतापूर्वक भाग गए। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम आगरा, शिवाजी बिगेन हिज कॉन्क्वेस्ट। ही कैप्चर्ड कल्याणी, भिवंडी, पुरंदर एंड सिंहगढ़ एटसेट्रा। दिस टाइम द एरिया ऑफ शिवाजीज इन्फ्लुएंस वॉज ग्रेटली इन्हेंस्ड।
He used to collect Chauth and Sardeshmukhi from the Mughal territories. Bijapur and Golconda also paid him taxes. आगरा से लौटने के बाद शिवाजी स्वराज्य स्थापना के कार्य में फिर से लग गए। उन्होंने कल्याणी, भिवांडी, पुरंदर, सिंहगढ़ आदि पर अधिकार स्थापित कर लिया। इस समय शिवाजी का प्रभाव क्षेत्र विस्तृत हो चुका था। वे मुगल क्षेत्रों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। बीजापुर तथा गोलकुंडा उन्हें कर देते थे, मतलब टैक्स देते थे। शिवाजी डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द मराठा स्टेट, बट औरंगजेब considered him as a Jagirdar and the Sultan of Bijapur considered him to be a rebellious Sardar. With a view to dispel this and to have the rights to enter into war and peace talks, Shivaji was coronated at Raigad in AD 1674 as Chhatrapati Shivaji and established the Hindvi kingdom. The people of Maharashtra organized a massive movement in support of Shivaji. The feeling of patriotism was very intense among the people of Maharashtra. शिवाजी ने मराठा राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन औरंगजेब उन्हें एक जागीरदार और बीजापुर का सुल्तान उन्हें विद्रोही समान समझते थे। इस विषमता को दूर करने के लिए और स्वतंत्र रूप से युद्ध और संधि वार्ता करने का अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से शिवाजी ने रायगढ़ में 1674 AD में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा हिंदवी राज स्थापित किया। महाराष्ट्र में शिवाजी के पक्ष में एक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। महाराष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। Shivaji's coronation ceremony was performed according to the traditional Hindu custom. He organized a huge darbar at Raigad near Pune in 1674 AD and assumed the title of Chhatrapati. शिवाजी ने पारंपरिक हिंदू रीति से अपना राज्याभिषेक करवाया। उन्होंने पूना के निकट रायगढ़ में 1674 AD में एक भव्य दरबार का आयोजन कर छत्रपति की उपाधि धारण की। Other conquest of Shivaji. Shivaji attacked the pavilion of the Mughal general Bahadur Khan and procured horses worth crores of rupees. He entered into a treaty with the Sultan of Golconda in which they agreed to help each other in case of a Mughal aggression. After this, Shivaji attacked Karnataka and captured Jinji and Vellore. He also brought the coastal areas of the kingdom of Bijapur under his control. Shivaji died in 1680 AD. अब जो दूसरे उनकी जीत हुई थी, दूसरी विजय उनकी कौन सी हुई थी? शिवाजी ने मुगल सेनापति बहादुर खां के शिविर पर आक्रमण किया, करोड़ों रुपए के अश्व प्राप्त किए। उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान से मैत्री संधि कर ली, जिसमें मुगलों के विरुद्ध एक दूसरे की सहायता का वचन था। इसके बाद शिवाजी ने दक्षिण के प्रदेश कर्नाटक पर आक्रमण किया और जिंजी तथा वेलूर को जीता। शिवाजी ने बीजापुर राज्य के समुद्री तट के प्रदेशों को भी अपने अधिकार में कर लिया। AD 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन. द मेन एम ऑफ शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स and the organization of an excellent army for the protection of motherland. Shivaji was not only a great general but also a great administrator. शिवाजी के शासन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य प्रजा की सुख समृद्धि तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए श्रेष्ठ सेना का गठन करना था। शिवाजी में उच्च कोटि की प्रशासनिक क्षमता थी। Centralized government. All the powers of the kingdom were vested with Shivaji. He was the all in all of his entire kingdom. He had unlimited powers, but he used it for the welfare of the masses. He was not an arbitrary ruler. राज्य की सारी शक्ति शिवाजी के पास केंद्रित थी। वे राज्य के सर्वेसर्वा थे। असीम निरंकुश शक्तियों के होते हुए भी शिवाजी ने उनका उपयोग जन कल्याण के कार्यों के लिए किया। अष्टप्रधान. शिवाजी had appointed a council of 8 ministers called Ashtapradhan, who advised him in carrying out the administration of his territories. Each person was the head of his department. However, all worked under the chairmanship of Shivajis. These Ashtapradhan were पेशवा प्राइम मिनिस्टर, अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर, सुमंत एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मंत्री, सचिव, सेक्रेटरी, पंडित राव पुरोहित, सेनापति, आर्मी जनरल, न्यायाधीश, जज। शिवाजी ने शासन प्रबंध में सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की परिषद बनाई, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रत्येक व्यक्ति अपने विभाग का प्रमुख होता था, लेकिन सभी शिवाजी की अध्यक्षता में ही कार्य करते थे। ये अष्टप्रधान ऐसे थे कि फर्स्ट था पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर, दूसरा था अमात्य यानी फाइनेंस मिनिस्टर, थर्ड था सुमंत यानी जो विदेश मंत्री बोल सकते हैं आप, फोर्थ मंत्री, फिफ्थ सचिव या सेक्रेटरी, सिक्स्थ पंडित राव या पुरोहित, सेवन्थ सेनापति या आर्मी जनरल और फिर न्यायाधीश या जज।
Division of empire. For the smooth and efficient administration, Shivaji divided his kingdom into a number of provinces known as prants and each prants into district and paragans. The head of each प्रांत was प्राणपति और सूबेदार. शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिवाजी ने राज्य को प्रांतों और प्रत्येक प्रांत को जिलों और परगणों में बांटा था. प्रत्येक प्रांत का प्रमुख प्रांतपति या सूबेदार होता था. सोर्सेज ऑफ इनकम. द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट वॉज लैंड रेवेन्यू, टैक्स ऑन ट्रेड, चौथ एंड सरदेशमुखी. टैक्स ऑन लैंड वॉज लेविड एज 30% ऑफ द प्रोड्यूस विच वॉज लेटर इंक्रीज टू 40%. राज्य की आय का प्रमुख साधन लैंड टैक्स होता था, जो लैंड रेवेन्यू, इसके बाद व्यापारिक टैक्स ऑन ट्रेड, चौथ तथा सरदेशमुखी था. भूमि कर मतलब जो लैंड रेवेन्यू के रूप में उपज का 30% और बाद में 40% लिया जाने लगा. मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. शिवाजी हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर अ रेगुलर एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी. His army comprised of cavalry, infantry and artillery and navy. The soldiers were strictly disciplined and controlled. They never went on a rampage during an attack. To protect the holy books like Ramayana, Gita and Quran and to safeguard the women, children and old people from abuse was the important duty of the army. Shivaji was not only a brave general and a diplomat but also an excellent ruler. Because of his policy of religious tolerance, excellent conduct, love for justice and able administration, he became famous as great ruler. शिवाजी ने नियमित एवं स्थायी सेना की व्यवस्था की. उनकी सेना में पैदल, अश्वारोही तथा जल सेना थी. सैनिकों पर कठोर अनुशासन व नियंत्रण रहता था. आक्रमण के समय कृषि को हानि नहीं पहुंचाई जाती थी. रामायण, गीता, कुरान आदि पवित्र ग्रंथों की रक्षा करना व स्त्रियों तथा बच्चों तथा वृद्धों का अपमान न होने देना, यह सैनिकों का प्रमुख कर्तव्य था. शिवाजी न केवल वीर सेना नायक और कूटनीतिज्ञ थे बल्कि उत्तम शासक भी थे. धार्मिक सहिष्णुता, उच्च कोटि का चरित्र, न्यायप्रियता और कुशल प्रशासन के कारण वे महान शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए. इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू. कोरोना से जंग में आचार्य चाणक्य हायर सेकेंडरी स्कूल आपके संग में.